आरती की अभी नई नई शादी हुई थी और वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे बिल्कुल वैसी ही सास मिली थी जैसा वो चाहती थी। पर ये क्या, शादी के अगले दिन ही उसकी सास सोना उसके कमरे में आकर उस पर बरसने लगती है। करमजली कहीं के, सुबह के 10 बज गए हैं और तू अभी तक आराम से घोड़े बेच कर सो रही है। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? अपनी सास की ऊंची आवाज सुनकर बेचारी आरती डरती हुई उठ जाती है और अपनी सास का रौद्र रूप देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शादी से पहले माँ जी कितनी अच्छी थी, शादी होते ही माँ जी को क्या हो गया? ये अपना रौद्र रूप मुझे इतनी जल्दी क्यों दिखा रही हैं? सही कहते हैं सब, सास सिर्फ दिखने में अच्छी होती है, हकीकत में नहीं। सोना अपनी बहू को खरी खोटी सुना ही रही होती है कि तभी वहाँ उसका बेटा पवन आ जाता है। माँ शांत हो जाओ, हमारी कल ही शादी हुई है। बेचारी आरती बहुत थक गई थी और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए सो रही थी। मैंने ही कहा था आरती को आराम करने के लिए। मैंने सोचा था बहू के आने के बाद घर के काम बहू करेगी, पर यहाँ तो शादी के बाद भी मुझे ही घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। शादी के बाद तो मेरा बेटा भी जोरू का गुलाम हो गया। मेरा तो करम ही फूट गए ऐसी बहू पाकर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस तरह से सोना वहाँ से अलग अलग रंग दिखाती हुई चली जाती है। तो वहीं आरती भी फटाफट उठकर तैयार होने लगती है। तभी पवन आरती से कहता है, आरती तुम डरो मत, तुम्हें बहुत जल्द इसकी आदत हो जाएगी। किस चीज़ की आदत पवन जी? वो दरअसल ना, मेरी माँ को एक अनोखी बीमारी है, टाइप्स ऑफ सासू माँ बनने की। कभी माँ अच्छी सास बन जाती है तो कभी खड़ूस, कभी पुलिस सास तो कभी डॉक्टर भी बन जाती है। और आज माँ ने ना खड़ूस सास का रोल लिया है, इसलिए वो आज पूरा दिन तुम्हें परेशान करेगी। तुम ना अपना थोड़ा ख्याल रखना। अपनी सास की अनोखी बीमारी के बारे में जानने के बाद अब आरती भी खुद को उस माहौल में ढालने की कोशिश करती है। समय के साथ सोना भी कभी गूंगी सास बनती तो कभी बड़बोली सास। पर सोना आज क्या बनी है? आइए देखते हैं। माँ जी, खाने में क्या बनेगा, जल्दी से बता दीजिए, पवन जी को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। आरती बार बार सोना को आवाज़ देती है, पर सोना आरती की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप से न्यूज़पेपर पढ़ती है। ये माँ जी को क्या हो गया, मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? आज कौन सी बीमारी लगी है इनको? इतना बोलकर आरती अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास को आवाज़ देती है, पर फिर भी सोना कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद आरती अपनी सास के हाथों से न्यूज़पेपर छीन लेती है और कहती है, माँ जी आपको क्या हो गया है? मैं कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ, पर आप है कि मेरी सुनी नहीं रही। बहू, यह क्या बदतमीजी है? तूने मेरा न्यूज़पेपर क्यों छीना? और तू सिर्फ अपने लिप्स क्यों हिला रही है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? तेरी आवाज़ चली गई है क्या? अब आरती समझ जाती है कि आज उसकी सास बहरी सास बनी है, इसलिए आरती आज अपनी सास से कोई बात नहीं करती। अब इसी तरह से आए दिन सोना कुछ ना कुछ बनती और एक दिन फिर सोना पुलिस वाली बन जाती है। अब जैसे ही उसकी बहू अपने कमरे से बाहर निकलती है, वैसे ही सोना उसके हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे एक बड़े से पिंजरे में बंद कर देती है। मिस आरती, तुम्हें क्या लगा था तुम जुर्म करके बच जाओगी? तुम नहीं जानती कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम कितना ही छुपने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर कानून उसे पकड़ ही लेता है। माँ जी, आपके हाथ कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ आप मुझे वहाँ से पकड़ ही लेती हैं और बार बार इस लॉकअप में डाल देती हैं। माँ जी, आपको कितनी बार बोलूँ कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, बल्कि आपकी बहू हूँ। क्यों? मेरी बहू क्या कोई मुजरिम नहीं हो सकती? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें सब्जियों का मर्डर करते हुए। माँ जी, मैं सब्जियों का मर्डर नहीं कर रही थी, बल्कि सब्जी काट रही थी आपके खाने के लिए। देखिए माँ जी, आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आज मुझे आपके साथ ये खेल नहीं खेलना, इसलिए आप मुझे लॉकअप से बाहर निकालिए ना। आरती बार बार अपनी सास को बोलती रहती है कि वो उसे लॉकअप से बाहर निकाल दे, पर सोना उसे लॉकअप से बाहर निकालती ही नहीं और हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। अपनी सास से परेशान आरती, मैं क्या करूँ माँ जी का? एक तो पता नहीं इन्हें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल जाती है। आखिर ये फालतू की चीज़ें लेकर कहाँ से आती है?
कहाँ मिला इन्हें इतना बड़ा लॉकअप। बेकार में ही मैं अपने कमरे से निकली। इससे अच्छा तो मैं कमरे में ही रहती, तो कम से कम इस लॉकअप में बंद तो नहीं होना पड़ता। इस तरह से आरती अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। शाम को पवन आकर आरती को लॉकअप में देखता है और जल्दी से उसे बाहर निकालता है। पवन जी, ये माँ जी की कैसी अनोखी बीमारी है। मैं माँ जी की इस बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। मैं समझ सकता हूँ आरती, माँ की इस अनोखी बीमारी से तुम कितनी परेशान हो। हमें तो अब आदत पड़ चुकी है, बहुत जल्दी तुम्हें भी हो जाएगी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोना अपने कमरे में बैठकर आराम से हंसते हुए अपनी दोस्त से बात कर रही थी। अरे यार, तुझे क्या बताओ, मुझे ना अपनी बहू को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। घर में सबको यही लगता है कि मुझे कोई अनोखी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। पर इन लोगों को कौन बताए कि ये सब तो मैं जानबूझकर करती हूँ। किसी को मुझ पर शक ना हो, इसलिए मैंने ये हरकत अपने बेटे की शादी से पहले ही शुरू कर दी थी। अरे पर तू ये सब क्यों कर रही है? ताकि मेरी बहू से कभी लड़ाई ना हो सके, और कभी लड़ाई हो भी तो बेचारी अपना ही माथा पीटती रहे। सच में सोना, क्या दिमाग पाया है तूने। वैसे तू कल क्या बनने वाली है? वैसे कल ना मैं पागल सास बनने वाली हूँ। अब आएगा मज़ा। बेचारी मेरी प्यारी बहू अपनी पागल सास को संभालेगी। मैंने तो सोच लिया है कि किस तरह मुझे अपनी बहू को परेशान करना है। इस बात से बेखबर सोना कि उसकी सारी बात उसकी बहू आरती सुन रही है। वो आराम से अपनी सहेली से बात कर रही होती है। अब आरती को पता चल जाता है कि उसकी सास को कोई अनोखी बीमारी नहीं है, बल्कि वो ये सारी हरकतें आरती को परेशान करने के लिए कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आप शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ। बनिए कल पागल सास। देखिए तो कल कैसे मैं आपका पागलपन और आपकी अनोखी बीमारी दोनों को ठीक करती हूँ। अब ऐसे ही अगले दिन प्लान के मुताबिक सोना पागल सास बनने का ढोंग करती है और बार बार अपनी बहू को परेशान करने लगती है, जिसके बाद आरती घर में कुछ पागल डॉक्टर को बुला लेती है। अच्छा हुआ डॉक्टर जो आप समय पर आ गए। मेरी सास तो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। आप जल्दी से इन्हें पागल खाने ले जाइए। क्या पागल खाने? अरे बहू, तेरा दिमाग तो सही है ना। डॉक्टर, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। माँ जी, हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। पवन बेटा, मैं सच में पागल नहीं हूँ। मैं ये सब बस बहू को परेशान करने के लिए करती थी। अब तू ही बहू से बोलना कि डॉक्टर को वापस जाने को कहे। मैं पागल खाने नहीं जाऊँगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। माँ, मुझे और आरती को अच्छी तरह से पता है कि आप बिल्कुल ठीक है। कल जब आप अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना, तब आरती ने आपकी सारी बात सुन ली थी। बस तभी आरती और मैंने प्लान बनाया आपको सुधारने के लिए, और ये सब कुछ हमारे ही प्लान का हिस्सा था। माँ जी, अब आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे कभी भी इस तरह से परेशान नहीं करोगी। अगर आपने इस तरह से अब मुझे परेशान किया ना, तो मैं सच में आपको पागल खाने भेज दूंगी। बहू, अब तो मैं तुझे सपने में भी परेशान नहीं करूँगी। अब सोना की अनोखी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उस दिन के बाद कभी भी सोना आरती को परेशान करने का सोचती भी नहीं। रीता हाल ही में चड्डा परिवार की बहू बनी थी, लेकिन उसकी अपनी सास नम्रता से रत्ती भर भी नहीं बनती थी। भोर होते ही दोनों सास बहू की तू मैं शुरू हो जाती थी। सारा मोहल्ला उनकी चर्चा करता था। एक दिन, कैसी है नम्रता? अरे ममता, तू बड़े दिनों के बाद तेरे दर्शन हुए। आ बैठ, मैं अभी तेरे लिए बढ़िया चाय बनवाती हूँ। अरे बहू, जरा 2 कप अदरक और इलायची वाली चाय तो बना के ला। अरे माँ जी, जरा से मेरी आंख लगी नहीं कि आपकी फरमाइशी शुरू हो जाती है और मैं पूछती हूँ, चाय पीने का ये कौन सा वक्त है? अरे बहू, ये मेरे बचपन की सहेली है। बचपन की हो या बुढ़ापे की, रोज ही कोई ना कोई इस घर में आता है। मैं इस घर की कोई नौकरानी हूँ क्या, जो आप सारा दिन मुझसे लोगों की आवभगत करवाते रहती हैं? खुद उठ के चाय बना लीजिए। अरे बहू, जरा छोटे बड़े का लिहाज तो कर लिया कर। मेरी कमाई खाती है और मुझे पे धौंस जमाती है। दोनों सास बहू को लड़ते देख ममता बोली,
अच्छा नम्रता, चाय मैं फिर कभी पी लूंगी, अब मैं चलती हूँ। अरे बैठ, तू कहाँ चली? चाय तो मैं आज तुझे पिलाकर ही भेजूंगी। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं जो चाहूंगी इस घर में वही होगा। तू इस चुड़ैल की बातों पर ध्यान मत दे। रीता गुस्से से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। क्या कहूँ ममता, पता नहीं भगवान को क्या हो गया है जो उसने आजकल अच्छी बहुएं बनाना ही बंद कर दिया है। आज के जमाने की बहुएं सब की सब नकचड़ी है, अपनी सास से बात करने की तमीज नहीं है। मेरी बहू बिल्कुल मेरी सास की जेरॉक्स कॉपी है। अरे मेरी सेवा तो छोड़, सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करती। ममता मन ही मन बड़बड़ाती है। अरे ये तो अपनी बहू की बुराई का कोटा खत्म ही नहीं कर रही। इन दोनों सास बहू का तो ये रोज का ड्रामा है। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई। अरे क्या सोच रही है? इस महारानी के और कारनामे सुन। नहीं नहीं, बस फिर कभी। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया तो चलती हूँ मैं। इस तरह दोनों सास बहू के रोज रोज के झगड़ों से कोई भी मेहमान उस घर में आने से पहले 10 बार सोचता था। एक दिन चड्डा परिवार किसी रिश्तेदार की शादी में जाने की तैयारी कर रहा होता है। आप दोनों तैयार होने में कितना समय लगाती हो? अरे नरेश, मेरा क्या है, बस मेरी साड़ी प्रेस होते ही मैं तैयार हो जाऊंगी। लेकिन माँ जी को पता होना चाहिए कि किसी के घर पे वक्त पे पहुंचना होता है। लेकिन जब तक वो अपना मेकअप करेंगी तब तक तो शादी ही खत्म हो जाएगी। अपने कमरे में तैयार हो रही नम्रता अपनी बहू के ताने सुन लेती है। दूसरी तरफ रीता गरम प्रेस साड़ी के पास छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। आजकल इसकी जबान जरूरत से ज्यादा चलने लगी है। तभी नम्रता की नजर रीता की साड़ी पर पड़ती है। वो इधर उधर देखती है। हाँ, ये सही मौका है इस नकचड़ी को सबक सिखाने का। अपने आप को कैटरीना कैफ समझती है। नम्रता गरम प्रेस रीता की साड़ी पर रख देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद साड़ी जल जाती है। अपनी साड़ी की ये हालत देख रीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, क्या मेरी इतनी महंगी साड़ी जल गई? मेरी साड़ी की ये हालत माँ जी ने ही की होगी। अरे ये क्या हो गया रीता? तभी वहां नरेश आ जाता है। देखिए, माँ जी ने मेरी साड़ी जला दी। अरे बहू, जरा सोच समझ कर बोला कर। तूने मुझे साड़ी जलाते देखा है क्या? मैं तो अपने कमरे में थी। अरे रहने दीजिए माँ जी, मैं सब जानती हूँ। ज्यादा भोली बनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जो हो गया उस बात पर बहस करके क्या फायदा? तुम दूसरी साड़ी पहन लो, हमें शादी में पहुंचना है, देर हो रही है। मुझे नहीं जाना कहीं शादी वादी में, आप लोग जाइए। अरे नरेश, छोड़ ना इसे। इसका तो हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर रोना लगा रहता है। इसे नहीं जाना तो ना जाए, हम लोग चलते हैं। इस तरह घर के सभी लोग शादी में चले जाते हैं। दूसरी तरफ रीता नाराज होकर बिना किसी को बताए अपने मायके चली जाती है। बेटा नरेश, हमारे घर में ये सब ठीक नहीं हो रहा है। इन दोनों सास बहू में सुलह कराने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, अब चिंता मत करिए। इन दोनों को मिलाने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। 2 दिन के बाद रीता अपने मायके में बैठी टीवी देख रही होती है कि तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है। नमस्ते मैडम, मैं अमेज़न से आया हूँ। रीटा चड्डा घर पर हैं? हाँ हाँ, मैं ही रीता हूँ। कहिए, क्या काम है? जी, आपकी सास ने आपके लिए 2 साड़ियाँ अमेज़न से खरीदी हैं, मैं वही देने आया हूँ। साड़ियाँ देख रीता बहुत खुश हो जाती है। वाह, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। माँ जी ने इतनी महंगी साड़ियाँ मेरे लिए खरीदी। सच में माँ जी मुझे कितना प्यार करती है और मैं आज तक उन्हें गलत समझती थी। दूसरी तरफ अमेज़न का आदमी नम्रता को एक साड़ी और एक मेकअप किट ये कहकर दे जाता है कि उनकी बहू ने उनके लिए भेजी है। हे भगवान,
मेरी बहू मुझसे कितना प्यार करती है और मैं हमेशा उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे माफ कर दे बहू। रीता अगले ही दिन अपने ससुराल वापस आ जाती है और फिर चड्ढा परिवार में हमेशा के लिए शांति कायम हो जाती है। इस तरह नरेश और उसके पिताजी दोनों सास बहू की सुलह कराने में सफल हो जाते हैं। गीता की सास हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती और बेचारी गीता को घर का सारा काम करना पड़ता। एक दिन गीता के पति की शर्ट का बटन टूट जाता है। माँ, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा लगा दो। गीता रसोई में काम कर रही है। हाँ हाँ, मैं तो जैसे सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ। भाई, ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई काम नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है आराधना करने में। अरे माँ, कौन कह रहा है कि तुम काम नहीं करती? वही तेरी बीवी, तभी तो तू मेरे पास आया है। अरे तेरे पिताजी जिंदा थे तो उनकी एक भी शर्ट का एक भी बटन कभी टूटा नहीं रहा, लेकिन आजकल की लड़कियां बस खुद का फैशन कर ले, बहुत है। तभी गीता सुई धागा लेकर आ जाती है। वो मोहन से कहती है, लाओ, मैं तुम्हारी शर्ट का बटन सिल देती हूँ। शर्ट का बटन सिलने के बाद गीता धागा तोड़कर सास की तरफ देखती है और कहती है, माँ जी, पिताजी तो सिर्फ बिना बटन का कुर्ता ही पहनते थे ना, फिर बटन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गीता की सास शकुंतला गुस्से से लाल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे माना, उनके समय में ये बटन वाले चोचले नहीं थे, लेकिन होते ना बहू तो भी मैं उनका एक भी बटन टूटने ना देती। हाँ। इतना कहकर शकुंतला वहां से निकल जाती है। सास का सारा दिन सिर्फ एक ही काम होता है, बैठकर या तो माला जपना या फिर ध्यान। लेकिन ध्यान के बीच में भी वो घर के सारे लोगों पर नजर रखती। एक दिन शकुंतला का बेटा मोहन बाजार जा रहा होता है। तभी शकुंतला उसे टोकती है, कहाँ चला बेटा ये झोला लेकर? बताकर जाने की तो मानो परंपरा ही खत्म हो जाती है बीवी के आने के बाद। क्यों? अरे नहीं माँ, बस गीता और बच्चों के लिए गोलगप्पे लेने जा रहा हूँ। गीता बता रही थी तुम्हारा कोई व्रत है, इसलिए नहीं पूछा। अरे मेरा तो सीधा सा फंडा है, सादा भोजन और उच्च विचार। ये सुनते ही पास खड़ी गीता मुंह बना लेती है। थोड़ी देर में मोहन गोलगप्पे लेकर वापस आ जाता है और गीता उसे सबके लिए टेबल पर लगा देती है। बच्चे और मोहन एक एक कर गपागप गोलगप्पे खा रहे होते हैं। सबके खाने के बाद गीता जैसे ही पहला गोलगप्पा खाना शुरू ही करती है, शकुंतला रोने लगती है। हे भगवान! मोहन के पापा जिंदा थे तो रोज रोज मेरे लिए गोलगप्पे लाते, और बेटा और बहू के राज में तो हर शौक मर गए मेरे। अरे माँ, तुम्हारा व्रत था इसलिए मैं नहीं लाया, मैंने तुमसे पूछा भी तो था। मोहन तुरंत गीता से कहता है, गीता, माँ को गोलगप्पे दे दो, मैं तुम्हारे लिए कल और ले आऊंगा। गीता बेचारी करती भी क्या, वो सास के सामने पूरी प्लेट रख देती है। प्लेट देखते ही शकुंतला खुश हो जाती है और एक एक कर सारे गोलगप्पे खा जाती है। मोहन, आज तो तूने मुझे अपने पापा की याद दिला दी। काश काश वो आज जिंदा होते। शकुंतला जहां ये बात खत्म करती है, गीता बोल पड़ती है, हाँ, तब कम से कम मेरे गोलगप्पे मुझे बांटने तो ना पड़ते। इतना सुनते ही शकुंतला का पारा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बस बहू बस, मैंने 2 गोलगप्पे क्या खा लिए, तूने मुझे इतना सुना दिया। आज से मैं जल और अन्न का त्याग करती हूँ। रख अपना खाना अपने पास।
इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है। मोहन भी गीता की तरफ गुस्से से देखकर निकल जाता है। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं जहां शकुंतला नहीं आती है। वैसे तो मेरा पेट भरा ही है, अभी अभी गोलगप्पे जो खाए हैं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। वैसे माँ, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? आओ खाना खा लो। बेटा मोहन, खाना तो तू अब अपनी बीवी को ही खिला, क्योंकि मैं तो अब इस घर का एक अन्न का दाना भी नहीं छूऊंगी। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, आप खामखा बुरा मान रही है। आइए ना खाना खाने, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। वैसे भी रोटी से कैसा गुस्सा माँ? हाँ हाँ, तो खाना खा ना, तू सारा खाना खा ले, मैं नहीं खाऊंगी। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है। शकुंतला के जाने के बाद मोहन भी बिना खाना खाए टेबल से उठ जाता है। अब जब कोई खाना नहीं खा रहा है तो ऐसे में गीता भी कैसे खाती? वो भी सारा खाना किचन में रखकर सोने चली जाती है। लेकिन गीता को भूख के मारे नींद नहीं आती है। गीता बिस्तर पर पेट पकड़कर लेटी हुई है। घर के सभी लोगों ने शाम को ही गोलगप्पे खा लिए, किसी को भूख भी कैसे लगेगी? यहाँ मेरे ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो भागकर वहां जाती है जहां उसकी सास छुपकर चुपके से खाना खा रही होती है। वाह माँ जी वाह, यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और आप गोलगप्पे गटकने के बाद भी छुपकर खाना भी खा रही हैं। वाह जी वाह, क्या व्रत है आपका। अब तो मैं पूरे घर को बता दूंगी कि आप क्या कर रही थी। अरे तू तो मेरी बेटी जैसी है गीता बेटा, तू बस किसी से ये मत कहना, खासकर मोहन से। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी बेटा। तो कल से पूजा के वक्त ही पूजा करेंगी और मेरा घर के काम में हाथ बटाएंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं जरूर हाथ बटाऊंगी। कभी मुझे ताना नहीं देंगी। हाँ हाँ बहू रानी, कभी नहीं दूंगी। लाओ फिर जरा प्लेट आगे करो, मिलकर खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। और फिर दोनों सास बहू एक थाली में खाने लगती हैं। रजनी की शादी कुछ ही दिनों पहले रंजीत से हुई थी। रजनी को लोगों से पहेली पूछने का बड़ा शौक था। वो किसी से कुछ भी पहेली बनाकर पूछती रहती। एक दिन रजनी और उसकी सास वीना रसोई में खाना बना रहे होते हैं। अरे घी का डब्बा कहाँ रखा है, मिल ही नहीं रहा। वीना रजनी से घी के डब्बे के बारे में पूछती है। अरे बहू, तूने घी का डब्बा कहीं देखा क्या? रजनी पहले तो सीधे सीधे जवाब देने की ही सोचती है, पर जवाब देते देते रजनी रुक जाती है और सोचती है क्यों न सासू माँ से पहेली पूछी जाए। ऊंची चोटी पर बैठा है वो, पास है उसके आम का मुरब्बा, बताओ कहाँ है घी का डब्बा। वीना को रजनी की बात समझ नहीं आती। अरे बहू सीधे सीधे बताना, ऐसी पहेली पूछकर क्यों बता रही है? नहीं माँ जी, अब तो आपको ये पहेली का जवाब देकर ही घी का डब्बा ढूंढना होगा, वरना तो आज घी के बगैर ही खाना बनेगा। अरे बहू, तू तो एकदम बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है, बता भी देना। नहीं माँ जी, मैं तो चली कपड़े सुखाने, आपके पास आधे घंटे का वक्त है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। वीना सोच में पड़ी होती है कि क्या जवाब हो सकता है इसका। ऊंची चोटी का क्या मतलब हो सकता है? ओफो, ये बहू बिना अब क्या करूं? आम का मुरब्बा कहाँ रखा है? वीना रजनी को आवाज लगाती है। अरे बहू, आम का मुरब्बा कहाँ रखा है वो तो बता दे। रजनी बाहर से देखकर मुस्कुरा रही होती है। आज तो मम्मी जी से पहेली पूछकर मजा ही आएगा। वीना बहुत परेशान होती है। अरे रंजित के ऑफिस से आने का टाइम भी हो गया है और खाना अब तक नहीं बना। ऊंची चोटी का क्या मतलब हो सकता है? अरे हाँ, कहीं इसका मतलब रसोई में बनी अलमीरा का तो नहीं? चलो वहीं देख लेती हूँ। वीना देखती है कि आम का मुरब्बा ऊपर माले पर ही रखा हुआ है। अरे वाह, ये रहा मुरब्बा।
तो घी का डब्बा भी यहीं कहीं होगा। वीना को घी का डब्बा दिख ही जाता है और वो खुश हो जाती है। रजनी भी वहां आ जाती है। अरे वाह मम्मी जी, आखिरकार आपको घी का डब्बा मिल ही गया। क्यों, मजा आया ना? अरे क्या खाक मजा आया, पूरा दिन मेरा इसी में निकल गया। तू भी ना। रजनी वहां से चली जाती है। मुझे तो बड़ा मजा आया। रजनी के पहेली पूछने की आदत से सब परेशान हो जाते हैं। वो किसी भी चीज का जवाब सीधे सीधे देती ही नहीं थी। एक दिन रंजित बाथरूम में नहा रहा होता है और उसे लेट भी हो गया था उस दिन। रजनी, टाइम क्या हुआ है? रजनी टाइम देखती है तो उसमें सुबह के 9 बजे होते हैं। रजनी को फिर से एक पहेली सूझती है। 8:45 हो गए हैं, 8:30 आधा घंटा हो चुका है, 8:45 हो चुके हैं, तो बताओ घड़ी में कितने बजे हैं? ओफो रजनी, सीधा सीधा टाइम बताओ ना, मुझे सच में बहुत लेट हो रहा है। अरे आप खुद ही पता कर लीजिए ना। रजनी पहेली पूछकर वहां से चली जाती है। रंजीत ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और बाद में रजनी को बहुत डांटता है। तुम्हें कुछ अकल भी है कि नहीं? अपनी ये पहेली पूछने की आदत छोड़ दो अब, समझी? अरे पहेली तो इतनी आसान थी। ये क्यों नहीं कहते कि पहेली का हल निकालने की अकल आप में नहीं है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे सुनिए जी, आज मुझे बैंक जाना है, मेरी चेकबुक और आईडी रख दिया है ना? हाँ हाँ, टेबल पर रखे हैं। रंजीत वहां से चला जाता है। वीना ये सब देखकर दुखी हो जाती है। इस रजनी का तो कुछ करना ही पड़ेगा। वीना रजनी के कमरे में जाती है और उसकी चेकबुक और आईडी कार्ड अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद रजनी तैयार हो जाती है बैंक जाने के लिए, पर उसे चेकबुक और आईडी नहीं मिल रहे होते हैं। वो टेबल के पास जाती है और उसे वहाँ एक पर्ची मिलती है। रजनी वो पर्ची पढ़ती है। सपनों की दुनिया में जहाँ से जाते हो, किताब पढ़ते वक्त रोशनी जहाँ से पाते हो, वो वही है तुम्हारी आईडी और चेकबुक। देखते हैं कितनी देर में पहेली बुझाते हो, तुम्हारी सास वीना। मैं जा रही हूँ सत्संग, शाम तक आऊंगी। हैं? रीना को बड़ा ही गुस्सा आता है। उफ़ो, मुझे बैंक जाना है और मम्मी जी इस वक्त मजे कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहेली इतनी भी कठिन नहीं लग रही। सपनों की दुनिया में हम बेड से जाते हैं और किताब हम इस लैंप के पास पढ़ते हैं, तो यहीं कहीं होगी मेरी आईडी और बुक। रजनी को वहाँ फिर एक पर्ची मिलती है, वो उसे पढ़ती है। बहुत अच्छी पहेली बुझाई, पर इतनी जल्दी नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारी बुक, और अगले हिंट के लिए ये रही दूसरी पहेली। ओफो, मम्मी जी भी ना। रजनी ऐसे करते करते सारी पहेली का जवाब देती जा रही थी और उसे अगली पहेली मिलती जा रही थी। बैंक जाने का भी वक्त निकल जाता है। वो पहेली का जवाब देते देते थक जाती है और मायूस होकर बैठ जाती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे बहू, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठी हो? मुझे बैंक जाना था और आप हैं कि ये पहेली पूछ पूछ कर मेरा दिन खराब कर दिया। तो तू भी तो यही करती है ना रोज बहू। आज मैंने कर दिया तो तुझे मिर्ची क्यों लगी है? रजनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सच कहा मम्मी जी, गलती हो गई मुझसे। अब से ना मैं किसी से भी पहेलियां नहीं पूछूंगी। अब तो बता दीजिए कि कहाँ है मेरी आईडी और चेकबुक। ये लो, मेरे पास ही थी। रजनी चौंक जाती है और वीना हंसने लगती है। शिवानी अपने पति संजय, बेटे और सास के साथ शांतिनगर नाम के शहर में रहती थी। शिवानी को ज्योतिष विद्या में बहुत रुचि थी। ज्योतिष विद्या से संबंधित हर किताबें भी पढ़ती और सारे कार्यक्रम भी देखती। आज कन्या राशि वालों का दिन बहुत बुरा जाएगा। ओहो, संजय की तो कन्या राशि है। क्या किया जाए? हाँ, उपाय क्या दिया है? 5 बादाम खाने हैं। ओहो, ठीक है, अभी संजय के लंच बॉक्स में पैक कर देती हूँ। शिवानी ज्योतिष विद्या को पढ़ पढ़कर उसमें इतना ज़्यादा घुस गई थी कि वो सिर्फ उसी की बातें करती रहती। एक दिन वो अपनी सहेली पायल की किटी पार्टी में जाती है। शिवानी, इनसे मिलो, ये है रेशमा, मेरे पड़ोस में रहती है।
हेलो शिवानी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? रेशमा का फोन बजता है। एक्सक्यूज मी शिवानी। हाँ, हाय। थैंक यू सो मच। रेशमा फोन रख देती है। आज आपका बर्थडे है क्या? हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। आज बर्थडे, इसका मतलब ये है कि ये मेष राशि की हैं और मुझे तो मेष राशि वालों से खास दूरी बनाकर रखनी है। अच्छा रेशमा जी, मैं चलती हूँ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे ज़रा कहीं और भी जाना है ना, इसलिए। शिवानी वहां से निकल जाती है। शिवानी का ये ज्योतिष विद्या में ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि वो अब खुद को ही ज्योतिष मानने लगती है। देखो राहुल, किसी से भी दोस्ती करो ना तो पहले उसकी राशि पता कर लेना और मुझे बताना। मैं बताऊंगी कि तुम्हें वो दोस्त नुकसान पहुंचाएगा या लाभ। मम्मी, ये आप कौन से ज़माने की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे जिससे बात करनी होगी मैं करूँगा। शिवानी से उसके पति को भी यही शिकायत थी कि वो हमेशा सिर्फ ज्योतिष विद्या के बारे में ही बात करती थी। अरे तुम ये क्या बात करती हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी ठंड में मुझे ठंडे पानी से नहलाने की बात क्यों कर रही हो? देखिए, आप नहीं समझेंगे, ये ग्रहों की दिशा होती है। आपकी राशि के लोगों को ऑफिस में बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चलो ऑफिस तो छोड़ो, आपके निजी जीवन में भी मुसीबतें आने के आसार हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मैंने पढ़ा था कि आपकी राशि के शादीशुदा व्यक्तियों का बाहर कहीं अफेयर चल सकता है। अरे कुछ भी बोल रही हो शिवानी, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखिए जी, वो सब कुछ मैं नहीं जानती। जो मैं कहती हूँ आपको वो करना पड़ेगा। हाँ, शिवानी संजय को बाथरूम में ले जाती है और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देती है। अरे बहुत ठंडा पानी है शिवानी, रुक जाओ प्लीज। नहीं, मैं आपकी जिंदगी में किसी और को नहीं आने दूंगी। एक मिनट बस। ये लीजिए, आज आपके लिए मैंने सात्विक भोजन तैयार किया है। सात्विक मतलब क्या? मतलब इसमें कोई मसाला नहीं है, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन भी नहीं है। अरे पर क्यों? मेरी तो तबीयत भी एकदम ठीक है। सात्विक भोजन आपके मन को शांत रखेगा। इससे आपके मन में कोई भी गलत विचार नहीं आएगा। शिवानी, तुम भी ना हद करती हो। चलो मैं ऑफिस चलता हूँ। हाँ देखिए जी, रात को ठंडे पानी से भी नहाना है, याद रखिएगा। संजय चौंक जाता है और फिर मुंह बिगाड़कर ऑफिस के लिए चल देता है। रात को संजय ठंडे पानी से नहाता है और जब नहाकर निकलता है तो उसे छींकें आने लगती है। संजय शिवानी की हरकतों से बड़ा परेशान होता है। माँ, शिवानी का तो ज्योतिष बनना बड़ा भारी पड़ रहा है। क्यों, क्या हुआ? बहू ने कुछ कहा क्या? संजय अपनी माँ को बताता है कि कैसे शिवानी उसे ये सब उपाय करने को कह रही है क्योंकि उसे लगता है कि इस राशि के शादीशुदा व्यक्ति अपने पार्टनर को धोखा देंगे। समझ गई मैं। कोई नहीं, मैं बहू से बात करती हूँ। अगले दिन शिवानी की सास उसे अपने पास बुलाती है। क्या हुआ माँ जी? अरे बेटा, ये देख, ये कुछ पुराने कागज़ है। इसे तेरे ससुर जी ने बड़ा संभाल कर रखा था, पर अब ना तुम ही संभाल लो इसे। हाँ, क्या कागज़ है माँ जी ये? पता नहीं मुझे, तू ही देख कर रख लेना। ठीक है माँ जी। शिवानी सारे कागज़ चेक करती होती है, तभी उसे संजय का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। संजय का जन्मदिन 2 जनवरी को आता है, पर वो तो अपना जन्मदिन 2 सितंबर को मनाते हैं। शिवानी को कुछ भी समझ में नहीं आता। माँ जी, ये संजय का जन्मदिन 2 सितंबर को आता है, फिर इस बर्थ सर्टिफिकेट में 2 जनवरी क्यों डाला है? अरे बेटा, पुराने ज़माने में कौन इतना ध्यान रखता था। ये 2 सितंबर तो जब उसका स्कूल में दाखिला करवाया ना, तब लिखवाया था। हे भगवान, मतलब कि मैं अब तक सब गलत समझती रही। अरे बेटा, ये ज्योतिष विद्या में कुछ नहीं रखा,
सब आपके विश्वास पर टिका है, बस उस पर भरोसा रखो। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। संजय ऑफिस से आता है और नहाने जा रहा होता है। शिवानी, ठंडा पानी तो निकालना, तुम्हारा उपाय करना है ना। देखिए, उस सब की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ आ गया है कि ये ज्योतिष विद्या, ये सब ना दिमाग का फेर है। मानो तो सही, ना मानो तो गलत। शिवानी अब ज्योतिष विद्या छोड़कर अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती है।